तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। तो सरप्राइजिंगली मैं बायोलॉजी पढ़ाने लगा हूँ। तो ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वाह, क्या चीज़ क्या दिन आ गया कि मैं बायोलॉजी पढ़ाने लगा। कोई बात नहीं, तो पढ़ाने लगा हूँ तो पढ़ाने लगा हूँ, उसमें क्या, पढ़ा देते हैं। मैंने सोचा इतना लेट हो रहा है तो चलो सब चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नए चैप्टर कर देते हैं कवर, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन। ओके, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके साथ सिमिलर होते हैं। यस, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यस, ओके। रिप्रोडक्शन जो होता है एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन प्रोसेस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा इस वर्ल्ड में तो लाइफ हमारा जो है, आज हम जिंदा हैं, आज हम मतलब आप पैदा कैसे हुए हैं यस, रिप्रोडक्शन के कारण। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हमारा ह्यूमन जो होता इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। पॉपुलेशन कम हो जाएगा और हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर नहीं होता। यस, तो रिप्रोडक्शन एक ब्रिज टू हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है, एक ब्रिज है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के। जैसे कि पता है आपको कि हमारे दादाजी के साथ हमारा फेस सिमिलर आता है, या फिर हमारा कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं। आपके पापा के साथ, आपके मामा के साथ, आपके दादी के साथ, या फिर आपके कोई भी अंकल आंटी जो भी हैं, तो उनके साथ आपका कैरेक्टर इतना सिमिलर होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है। यस, जब आप पैदा हुए हैं तो आपके पास आपके मम्मी पापा का जो हेरिडिटरी है ट्रांसमिशन हुआ है। वो जहाँ से पैदा हुए हैं उनके मम्मी पापा का जो हेरिडिटरी है उनके अंदर आया है। यस, और वो जहाँ पर पैदा हुए हैं तो ऐसे चलता रहा। यस, और आगे जाकर आप भी जब पैदा करोगे तो आपका जो हेरिडिटरी है वो भी ट्रांसमिशन होगा। ओके, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए कॉपी होता है। आप ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये थोड़ा सा एग्जाम में आ सकता है कि डीएनए कॉपी कैसा होता है। यस, आपको याद रखना है कि तो डीएनए कॉपी क्या है, उससे पहले आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स। तो पेरेंट सेल्स से डॉटर सेल्स को जो कंटिन्यूएशन होता है कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना, तो वो कैसा होता है, बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए कॉपी के द्वारा होता है। तो डीएनए का आपको फुल फॉर्म तो पता ही होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बहुत बढ़िया चीज़ है। तो डीएनए के कारण ही आपके पास जो कैरेक्टर्स हैं आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के साथ सिमिलर होता है। यस, प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। तो सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वहाँ पर आपका डीएनए होता है और वो कॉपी होता है आपके पेरेंट सेल से आपके सेल्स में, ठीक है, डॉटर सेल में। ओके, नाउ copying of DNA is also not a foolproof exercise. Even minute changes bring about variation in blueprint of the offspring. तो ये वाला पॉइंट आप ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से रट लेना है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कॉपिंग ऑफ डीएनए जो होता है फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं होता है सिर्फ, इवन वो एक मिनट चेंज होता है जिसमें वेरिएशन लाता है। यस, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग में। तो ऑफस्प्रिंग मतलब आपका जो आप बने हैं अपने माता पिता से, तो वो होता है आप ऑफस्प्रिंग है उनके, तो वो है वहाँ पर वेरिएशन आया है। ऐसा नहीं कि जैसे आपके पापा दिखते हैं या फिर जैसे आपके मामा दिखते हैं वो बिल्कुल आप वैसे ही दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा सा मतलब कैरेक्टर मिलजुल कर बनेंगे और थोड़ा सा वेरिएशन भी आएगा। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो
तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। हो सकता है ऐसा कि आपके दादाजी को कुछ ऐसे चीज़ है, हाँ, तो आपके दादाजी के कान में यहाँ पर थोड़ा सा छेद है जो कि आपके पापा के पास है, लेकिन हो सकता है आपके भाई बहन के पास नहीं हो या आपके पास लेकिन हो। तो वो एक वेरिएशन है, ठीक है। तो वो एक वेरिएशन है, ठीक है, वहाँ पर वेरिएशन हुआ, ठीक है। तो वहाँ पर वेरिएशन भी हमारा होता है। तो द यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेन्ड while द हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड। तो यूजफुल वेरिएशन जो होता है रिटेन्ड होता है, जहाँ पर हार्मफुल वन जो होता है ज़्यादा दूर नहीं जाता, ठीक है। एक्चुअली वेरिएशंस हेल्प the species to withstand drastic environmental changes, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time। तो वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वेरिएशन हमारा एक्चुअली क्या करता है, तो एनवायरमेंटल चेंजेस में अगर ऐसे मैं बताऊंगा, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर इसका जो वेरिएशन नहीं होगा ना तो शायद ये समर में नहीं जी पाता, या फिर आप बोल सकते हो बारिश में ये शायद नहीं जी पाता, ठीक है। इसे अच्छा नहीं लगता बारिश, तो क्या होगा, उनके जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो बारिश में नहीं जी पाएंगे। ऐसा होगा कि सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक दिन आएगा सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यस, तो RIP, तो इनका स्पीसीज नहीं रहेगा, सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो जब वेरिएशन होगा ना, अगर इसको पसंद नहीं है बारिश, तो हो सकता है इसके बच्चे को पसंद हो, ठीक है, और एक बच्चे को शायद ना हो, लेकिन उनके बच्चे को हो। यस, तो ऐसा होगा, तो उनका जो वेरिएशन होगा तो वहाँ पर उनका स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो सर्वाइवल के लिए अच्छा चीज़ है, तो प्रमोट करता है ये सर्वाइवल को लॉन्गर टाइम के लिए। तो वो ऑर्गेनाइजिंग का वो जो स्पीसीज़ है वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, वो चलता रहेगा, कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगा। तो एक्सटिंक्ट नहीं होने के लिए यहाँ पर वेरिएशन होता है, ओके, इसलिए वेरिएशन इम्पोर्टेंट होता है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हमारा हुआ है, कैसे हुआ है, वेरिएशन के द्वारा। तो ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। जब इवोल्यूशन हुआ मतलब जैसे कि आपको थोड़ा सा पता होगा कि हम इवोल्यूशन के द्वारा आए हैं। यस, हाँ, तो हम इवोल्यूशन के द्वारा आए हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनसे भी हम आए हैं, ठीक है, वो डेवलप करके हम बने हैं। तो ऐसा हुआ है, तो ये इवोल्यूशन के कारण हुआ है, सॉरी, ये वेरिएशन के क्या कारण हुआ है, ओके। तो वेरिएशन एक फ्यूल की तरह काम किया है, समझ में आया। तो रिप्रोडक्शन अब स्टार्ट होता है, दो चीज़ में दो रिप्रोडक्शन, दो टाइप में बंटा हुआ है, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ये आप 8th क्लास में पढ़े हैं। यस, जहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ये भी आप 8th क्लास में पढ़े हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पर एक ही पेरेंट्स होगा, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर एक पेरेंट जो है अपने बच्चों को जन्म देगा अकेला, लेकिन यहाँ पर 2 पेरेंट्स मिलकर ही अपने बच्चों को जन्म देंगे। यस, तो वो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उनका जो प्रोसेस होता है ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे भी प्राणी होते हैं, ओके। तो गैमेट्स नॉट फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पर 2 पेरेंट्स नहीं हैं तो वो वहाँ पर गैमेट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स होते हैं, मतलब जो आपका एक सेल होगा, आप आगे जाकर पढ़ोगे अभी, ठीक है, और स्पर्म आएगा, उसको वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। यस, तब तो ये दोनों गैमेट्स हैं, ठीक है, तभी तो आपका जो होता है एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है।
तो तभी तो आप बनोगे ना एक चाइल्ड बनकर। तो वहाँ पर गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट डिवाइड होते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ओके। यहाँ पर क्या होता है, जैसा पेरेंट्स होते हैं उनके जैसा ही उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एक देखो, सेक्सुअल में अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उनके बच्चे डिट्टो उन्हीं के तरह ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेनी जो होता है सिमिलर नहीं होता है। अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, 2 पेरेंट्स लगे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे उनके थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, शायद सिमिलर होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, ठीक है। प्रोजेनी जो है सिमिलर होगा, नहीं कि पूरा आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल उनके जैसा। तो इसका एग्जांपल तो फिजियन इन अमीबा जो होता है, पता है अमीबा, ये कुछ इस तरह का दिखता है, यस। तो अमीबा उसमें फिजियन होता है, कैसे होता है अगर चलकर हम पढ़ेंगे अभी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। चलो, asexual reproduction is extremely useful as a mean of rapid multiplication। तो asexual reproduction जो होता है बहुत यूज़फुल होता है एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये बहुत स्पीड प्रोसेस होता है। asexual reproduction हमेशा स्पीड प्रोसेस होता है और इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो लोअर प्लांट्स एनिमल्स, इसका मतलब क्या है, जो जिनका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, इनके डेवलपमेंट नहीं हुआ है ज़्यादा, ठीक है। लोअर प्लांट्स एनिमल्स, जो कि लोअर एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि कह सकते हो आप, अमीबा एक लोअर एनिमल्स में जाता है, यस, क्योंकि ये कुछ इस तरह से है। लेकिन ह्यूमन बीइंग तो उनके फेस है, यस, उनके हाथ है, पैर है, तो वो डेवलप्ड है, ठीक है। अमीबा जो है डेवलप नहीं हुआ है, तो ये होता है आपका लोअर एनिमल। तो ये होता है आपका डेवलप्ड एनिमल्स, हायर एनिमल्स। हम होते हैं हायर एनिमल्स, ओके। अच्छा, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। फिजियन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट फॉर्म होता है उसका। एक होता है फिजियन, ठीक है, जहाँ पर पेरेंट सेल जो होता है डिवाइड होता है या फिर स्प्लिट होता है 2 डॉटर सेल में। वहाँ पर होता है बाइनरी फिजियन होता है, जो कि स्प्लिट करता है मेनी सेल्स मल्टीपल फिजियन। ओके सर, ठीक है, तो मैं गलत बोल दिया। तो बाइनरी फिजियन होता है वहाँ पर जहाँ पर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा हो, स्प्लिट हो रहा हो एक सेल, ठीक है। अगर स्प्लिट होगा इसे उसको बाइनरी फिजियन कहेंगे। अगर एक सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजियन। तो फिजियन समझ में आ गया, तो स्प्लिट होना, ठीक है, कुछ इस तरह से देखो। तो ये होगा आपका स्प्लिट। ये है आपका अमीबा। अमीबा का होता है आपका बाइनरी फिजियन। देखो, अमीबा ऐसा था, उसका न्यूक्लियस कुछ इस तरह से था, सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसे हो गया, ओके, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, थोड़ा और डिवाइड हुआ, ओके, दूर गया, फिर फाइनली वो डिवाइड हो गया, तो वो बढ़ गया 2 हिस्सों में। तो ये हो गया आपका डॉटर अमीबा, ओके, या अमीबा उसका डॉटर, ठीक है। ये हो गया आपका फिजियन। फिजियन कुछ इस तरह से होता है। चलो बर्डिंग के बारे में देखते हैं। बर्डिंग तो पता होगा, बर्डिंग कैसा होता है। देखो, ईस्ट तो पता होगा, यस, तो ईस्ट में होता है आपका बर्डिंग। देखो, ये है आपका एक ईस्ट। तो बर्डिंग कैसा होता है, आउटग्रोथ एक होता है, पेरेंट होता है, उसके बॉडी में से आउटग्रोथ होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर वो क्या होता है, ऐसे बॉड बनकर, ये होता है आपका बॉड, ठीक है, एक बॉड बनता है और उसके बाद आपका बन जाता है न्यू ईस्ट। तो यहाँ पर उसके बच्चे बन जाते हैं, डिवाइड होकर असेक्सुअली वो हो जाते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो ये होता है ईस्ट, इसका एग्जांपल। तो स्पोर फॉर्मेशन और एक टाइप आ गया आपका स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है।
तो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्पोर्स आर स्मॉल, स्पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं आपका स्पोर्स, ओके। तो स्पोर्स क्या होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डेवलप होते हैं एट द टॉप ऑफ इरेक्ट हाइफी ऑफ फंगस प्लांट। फंगस प्लांट कुछ इस तरह से होते हैं, देखो फंगस प्लांट इस तरह से होते हैं, अच्छी तरह से देखो, इसको माइंड में बैठा दो। तो ये होता है आपका फंगस प्लांट, और यहाँ पर ऊपर जो होता है ये आपका हाइफी, ओके। तो ये आपका हाइफी के ऊपर यहाँ पर टॉप में इससे स्ट्रक्चर डेवलप करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर डेवलप करता है। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करके उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम वहाँ पर, और जब वो फट जाता है तो वहाँ से हमारा स्पोर्स निकलता है, इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं, देखो, जो कि इरेक्ट हाइफा बोलते हैं इसको, ठीक है। इरेक्ट हाइफा ये होता है लंबा लंबा जो दिख रहा है, ठीक है। और ये है आपका स्पोर्स, जब वो फटता है टाइम आता है तो जर्मिनेट होता है फिर, ठीक है, एयर में रिलीज हो जाता है, फिर जाकर वो जर्मिनेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर फिर जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके एक न्यू इंडिविजुअल में हो जाता है, ठीक है। फूड या फिर सॉइल में लैंड होकर, फूड में कैसे लैंड होंगे, आपका ब्रेड रखा है, देखो ये आपका ब्रेड रखा है, मान लो ये ब्रेड है, ठीक नहीं हो रहा है, ओके, मान लो ये ब्रेड है, यहाँ पर आकर लैंड हो गए, यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे और एक नया फंगी में बन जाएंगे, ठीक है, ओके। नाउ तो इनका रिप्रोडक्शन कुछ इस तरह से होता है। और एक थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन कैसा होता है, तो स्पोर एक छोटा होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कहाँ पर होते हैं, जब फंगस लाइक प्लांट में जो होता है वहाँ पर हाइफी के ऊपर एक टॉप में एक स्पोरेंजियम होता है, हो जाता है, फिर वो क्या होता है, फट कर रिलीज होता है, एयर में रिलीज हो जाते हैं, और वो उड़कर जहाँ पर लैंड करते हैं वहाँ पर वो जर्मिनेट करके बड़ा होकर एक नया इंडिविजुअल बनते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। और एक कैसा होता है देखो, तो फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, देखो, इट इज़ एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होता है ये, तो जब ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है, ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तब वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपका स्पाइरोगाइरा, देखो ये एक स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। तो फ्रैगमेंट में वो बढ़ गया, देखो यहाँ पर फ्रैगमेंट में बढ़ गया, ये एक फ्रैगमेंट है, ये एक फ्रैगमेंट है, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये होता है आपका फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट में बढ़ जाना मतलब फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। चलो ये याद रखना है इसको। फिर रीजनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीजनरेशन कैसे होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं, रीजनरेशन आप अपने घर में भी देखोगे, देखो आपका जो होता है चिपकली, उसका ड्राइंग कैसे बनेगा, इसका हाथ तो अपने आप से बना देना, मुझे नहीं पता, ठीक है, इसको बनाना नहीं है मैं समझा रहा हूँ। एक आपका चिपकली है, अगर इसका टेल यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट गया, छिड़ गया, तो वो दोबारा से बन जाएगा, यस, वो दोबारा से फिर से बन जाएगा, और फिर टूट गया फिर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रीजनरेशन। वो कैसे हो रहा है, वो रीजनरेशन होता है, ओके। जब आप तोड़ दोगे उसका टेल पकड़ लोगे तो वो टेल को छोड़ के ही चला जाएगा, फिर आप बोलोगे यू ये क्या हो रहा है, यू नहीं बोलना है, वहाँ पर बोलना है वाह ये क्या हो रहा है, ओके। तो आप देखोगे कुछ दिन बाद उसका टेल फिर से निकल गया होगा, ओके। ऐसा मत करना उसके साथ, ये उसको नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्यों कैसे होता है, तो वो होता है आपका रीजनरेशन प्रोसेस के वजह से। तो रीजनरेशन क्या होता है, एक सिंपल एनिमल जो होता है, जो जैसे कि हाइड्रा प्लानेरिया, तो डेवलप होता है एक नए इंडिविजुअल में जब वो टूट जाते हैं, ठीक है, ओल्डर पार्ट्स
जब उनके ओल्डर पार्ट टूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं रीजनरेशन। जब वो टूट जाते हैं तो एक नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। हर पार्ट में से एक नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है, नया इंडिविजुअल बनता है, तो वो होता है आपका रीजनरेशन। उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। तो इट इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच ग्रो लार्जर नंबर्स ऑफ सेल्स। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है ये सब, जो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ग्रोथ सेल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि प्लानेरिया, देखो यहाँ पर प्लानेरिया एग्जाम्पल, देखो एक प्लानेरिया है। इसको अगर हम ऐसे कट करेंगे, हम भी उसको कट करेंगे ऐसे, तो वो ऐसे 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिया गया है, ये ऐसे बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका टेल निकलेगा, यहाँ पर इसका सर भी निकलेगा, यहाँ पर टेल निकलेगा, ये सर निकलेगा, टेल निकलेगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। 3 हिस्सों में काट दिए थे ना, तो देखो जिंदा हो गए वो। बहुत मैजिकल चीज़ है ये। यस, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। हाइड्रा में भी कुछ इस तरह से होता है। देखो हाइड्रा में भी अगर इसको ऐसे कट करेंगे तो उसका यहाँ पर टेल निकल जाएगा, यहाँ पर इसका हेड निकल जाएगा, यहाँ पर इसका हेड निकल जाएगा। ओके, नाउ ये हो गया आपका। तो अब आया वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन विच पार्ट लाइक स्टेम रूट लीफ जो होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं डेवलप होते हैं एक नए प्लांट में। ओके, अंडर फेवरेबल कंडीशन। एक फेवरेबल कंडीशन में पार्ट ऑफ प्लांट का कुछ पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स जो होते हैं एक डेवलप होते हैं एक नए प्लांट में, बिल्कुल एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। कि ऐसे बोल सकते हो, जब आप रोज़ प्लांट देखे होंगे, रोज़ प्लांट, उसका एक ब्रांच लाकर अपने आंगन में लगा देना, ठीक है, काट कर अपने आंगन में लगा देना, उसको अच्छी कंडीशन देना, फिर देखना वो एक कंप्लीट रोज़ प्लांट में बन जाएगा। यस, वो होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अगर गलत कहा हूँ तो कमेंट में बताना। आई एम नॉट अ बायोलॉजी टीचर, बाय द वे प्रियांशु सर पढ़ाने वाले थे। वो कहते हैं कि मैं ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊँगा। मैं बोला क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और पढ़ाने के लिए। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ लेना, प्रियांशु सर आपको सॉल्व कर देंगे डाउट। तो क्वेश्चन आंसर वो ही बनाएंगे, मैं नहीं, ठीक है। चलो वहाँ पर डाउट सॉल्व वो कर देंगे। बेनिफिट्स क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, ठीक है। तो इसके द्वारा ठीक है, तो प्लांट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्लांट्स अगर फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम इस प्रोसेस को ट्राई करेंगे तो एक प्लांट है जो कि अच्छी तरह से फ्रूट्स सीड्स अच्छी तरह से फ्रूट्स फ्लावर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ अंश से काट देंगे, फिर वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे मेथड से। उसका रूल्स है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे मेथड से। तो और एक प्लांट उसे सिमिलर टाइप का लगा देंगे जिसमें अच्छी तरह से फ्रूट सीड्स आ रहा हो, तो उसका एक ब्रांच लगा देंगे, तो वो एक नए प्लांट पे बन जाएगा जहाँ पर फ्रूट्स और फ्लावर्स अच्छी तरह से बनेंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छा बेनिफिट है हमारे लिए। तो ग्रोइंग बनाना और एक है ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन have lost the capacity to produce seeds। तो जो भी जैसे कि बनाना ट्रीज, रोज ट्री, तो ये सब जिसका कैपेसिटी जो खो चुका होगा, तो वहाँ पर अगर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ओके, हमें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा।
फिर जेनेटिकल सिमिलरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स, तो जेनेटिकल सिमिलरिटी ऑल्सो मेंटेन होता है इस प्लांट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल है शुगर केन, रोज, ग्रेप्स बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो इसको याद रखना, लेयरिंग ग्राफ्टिंग प्रोसेस आपका बुक में नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम सिर्फ एसेक्सुअल के बारे में पढ़े, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।